पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत ने क्या सियासी रास्ता भारत की राजनीति का बदल दिया है। इसके पीछे अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सोच जिसका अंदाजा विपक्ष के नेता नहीं लगा पाए, खासतौर से ममता बनर्जी नहीं लगा पाई। वो सब सवाल जो आपके मन में चल रहे, आखिर बीजेपी ने ऐसा कौन सा प्रयोग किया कि जिस बंगाल में कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार नहीं जीती तो कभी नहीं जीतेगी, इस तरीके के ख्याली बातें लोगों के मन में आ रही थी। तो एक एक मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ नवनीत मिश्र हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार भी हैं और सटीक जानकारी आपको देंगे कि बंगाल में बीजेपी ने सबसे पहला जो प्रयोग किया वो कौन सा किया और किस तरीके से उसका असर दिखा। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले मैं बता दूं 2017 में उड़ीसा में भाजपा की कार्यकारिणी हुई थी, बैठक हुई थी। तो गृह मंत्री अमित शाह, उस वक्त देश में 18 से 19 राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने, उस वक्त वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि भाजपा का स्वर्ण युग आ गया है, गोल्डन एरा आ गया है, लेकिन मैं नहीं मानता। जब तक बंगाल और उड़ीसा में हम विजय नहीं हासिल कर लेंगे तब तक भाजपा का स्वर्ण युग नहीं आएगा। और अभी जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे बंगाल में, तो उन्होंने कहा कि अंग, बंग और कलिंग हम तीनों जीतेंगे। अंग का मतलब बिहार, जो अंग प्रदेश माना जाता था। कलिंग का मतलब उड़ीसा, उड़ीसा भी जीत चुके हैं। और अब बंग, बंग विजय भी हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक था, वो कौन सी रणनीति थी जिसकी वजह से बीजेपी बंगाल जैसे राज्य को, जो आमतौर पे भाजपा जहां पे एक समय वो शून्य पर थी, अचानक से शिखर पर पहुंच जाती है। तो इसके पीछे अगर आप देखेंगे कि बहुत ही मैराथन एक्सरसाइज रही। 2021 में जब बीजेपी 3 से 77 सीटों पर पहुंची और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को 121 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली, उस वक्त 18 लोकसभा सीटें बीजेपी जीती थी। उसी वक्त भाजपा नेतृत्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह एहसास हो चुका था कि अब बंग विजय भाजपा के हाथों से दूर नहीं है। वहीं से रणनीति और तेज आक्रामक रणनीति बनाई गई। पिछली बार की बहुत सारी गलतियां थी, खास तौर से यह था कि भाजपा की जो बहुत आक्रामक प्रचार शैली थी और वहां पे क्या है, जो बाहरी नेता थे वो फ्रंट पे दिख रहे थे। इस बार भाजपा ने कई रणनीतियों में अपनी पुरानी चूक से सबक लेते हुए नई रणनीति बनाई, स्थानीय नेतृत्व को आगे किया। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही चुनावी रैलियां किए, वही फ्रंट पे रहे। बाकी जितने भी नेता थे वो पर्दे के पीछे से रह करके वो चक्रव्यूह को अपना सजाते रहे। बाकी जो उनका स्थानीय नेतृत्व है, चाहे वो बंगाल से आने वाले केंद्रीय मंत्री हों, चाहे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों, इन्हीं को पार्टी ने आगे रख करके जो है चुनाव लड़ा। दूसरा जो बंगाली अस्मिता का मुद्दा बनता था, एक तो स्थानीय नेतृत्व को पार्टी ने आगे किया ताकि जो है ये बाहरी बनाम जो है वो भीतरी का कोई मामला न बन सके। दूसरा आपने देखा होगा, एक जो कल्चरल ममता बनर्जी और टीएमसी बार बार करती थी कि भाजपा क्या है, बंगाल के जो संस्कृति है उस पर अटैक कर रही है। ये जो है, जैसे यूपी में जब नवरात्र या ये नवरात्र और जो है सावन में जब जो मंदिरों के आसपास जैसे मांस मदिरा की दुकानें बंद होती थी, तो वहाँ पे ऐसे वीडियो प्रचारित किए जाते थे कि बीजेपी आएगी तो आपका मछली खाना बंद कर देगी। जबकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोग मछली ज़्यादा खाते हैं और मछली बेचते भी हैं, रोजी रोजगार का भी वही साधन है, वही खाते पीते हैं। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के उम्मीदवार थे जो मछली लेकर टहल रहे थे। जो अनुराग ठाकुर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो सार्वजनिक रूप से मछली खाते दिखे। तो भाजपा ने हर उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की जो नैरेटिव हमेशा भाजपा के खिलाफ जाता था। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का जो माइक्रो मैनेजमेंट था, पिछली बार 57 ऐसी सीटें रह गई थी जो 10,000 से कम अंतर से बीजेपी हार गई थी। तो ये था कि भाई वो 10,000 वोट हमको क्यों नहीं मिले, तो क्या कोई कम्युनिटी हमसे छिटक गई थी, कोई कम्युनिटी का वोट हमको क्यों नहीं मिला, तो उसको माइक्रो मैनेजमेंट किया गया। और इसके अलावा हाँ, SIR एक बड़ा इशू था। आमतौर पे क्या था कि जो SIR की वजह से आपको पता ही होगा कि जब भी कोई पार्टी मजबूत होती है, सत्ता में होती है, अगर किसी वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर हैं तो जो पार्टी के वर्कर बाहुबली होते हैं वही फर्जी वोट करने में सफल होते हैं। लेकिन जब वोट ही नहीं रहेगा वोटर लिस्ट में तो फर्जी वोट कैसे होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि देखिए, एक तो SIR हुआ, एक जो सबसे बड़ी बात है जिसको लोग नहीं करते हैं, 2,500 ऐसे लोग चिन्हित किए गए बंगाल में जो बाहुबली माने जाते थे, अपने अपने इलाकों के माने जाते थे। हाँ, गुंडा आप कह सकते थे। वो क्या था, चाहे पैसे लेकर के या पावर के कारण या सत्ता के शह पर के, वो वोटिंग को कई बार जो है वो मैनिपुलेट करते थे। किसी के घर में ताला मार देते थे, मान लीजिए कोई वर्कर जो है दूसरी पार्टी का है, वोट न देने पाए, तो ऐसे 2,500 लोग चिन्हित किए गए जो पिछले चुनाव में जिन्होंने गुंडागर्दी करके
वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया था। ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ पहले से गंभीर शिकायतें थी, उनको जो है पुलिस प्रशासन ने समय रहते ही, मतदान से पहले ही उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। तो जो 2,500 लोग जो आपने देखा होगा जो खून खराबा करते थे पहले, वो सड़कों पे नहीं निकल पाए, लोगों को वो रोक नहीं पाए वोट करने से। इसका भी एक असर था, जो 93% वोट पड़ा, इसका भी एक बड़ा असर था। इसके अलावा अब बीजेपी बंगाल अब जीत चुकी है, वहाँ पे अब मुख्यमंत्री बनाएगी, पुराना सपना पूरा हो गया है, लेकिन बीजेपी को बंगाल मिल गया है, इससे देश को क्या मिला? एक सवाल होगा ना कि भाई राष्ट्रवाद के नाम पे बीजेपी ने बंगाल में भी चुनाव लड़ा और राष्ट्रीय मुद्दे रहे। बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ क्षेत्रीय दलों को पीछे छोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि बीजेपी को तो राष्ट्र के धरा वाले सवाल को भी उठाना होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से घुसपैठ को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और बंगाल के हर चुनाव में भाजपा घुसपैठ को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना के लड़ती रही है। ये अलग बात है कि पहली बार सफलता मिली है। तो चूंकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जो भी राज्य होते हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो। तो आपने देखा होगा जिस तरीके से घुसपैठ की समस्या बढ़ रही है। देखिए, बंगाल में जब घुसपैठी आते हैं, तो वहाँ पे जब उनको कागजात हासिल हो जाता है, चाहे आधार हो जाता है, तो फिर वो एक लाइसेंस मिल जाता है पूरे देश में फैलने का। अगर बंगाल में जिस तरीके का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है कि हम सरकार में आएंगे तो हम घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की। उनका ये कहना था कि देश के कई राज्यों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सुनियोजित साजिश के तहत जो है डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। उनका इशारा घुसपैठ की तरफ था। और बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि हम जल्द ही डेमोग्राफी मिशन का पे काम करेंगे। अब जो SIR हुआ है, जो संदिग्ध, बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जिनके कागजात संदिग्ध मिले हैं। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी SIR की, उस समय चुनाव आयोग ने जब ये था कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पे आपने बहुत सारे लोगों के वोट काट दिए हैं, तो ये क्या है, तो उसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि हमको छानबीन के दौरान ऐसा पता चला कि एक पिता के 200 बेटे मिले। अब वो कैसे था, मान लीजिए बाहर से 200 लोग आए, अब उनको तो उनके पिता यहाँ रहते नहीं हैं, तो उन्होंने किसी जो है व्यक्ति का आधार कार्ड लिया, उसको अपना पिता मान लिया, उसी का आधार कार्ड 200 लोगों ने यूज कर लिया। अब एक व्यक्ति के 200 बेटे तो हो नहीं जाएंगे। कई जगहों पर ऐसे हुआ था कि पिता पुत्री के जो है उम्र में 5 से 10 साल का अंतर रहा। तो ये सब चीज़ें जो है इशारा करती हैं किस तरीके से कागजातों का वहाँ पे खेल चल रहा है। अब जो है मुझे लगता है कि बंगाल जीतने के बाद आने वाले समय में घुसपैठ के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलने वाला है। और जो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी, अब वो धरातल पर वो चीज़ उतरेगी। और घुसपैठियों के खिलाफ अब जो है SIR से जो डेटा निकला है, अब इसके बाद घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान आप देखेंगे आने वाले समय में चलेगा। तो TMC से कहाँ चूक हो गई इस बार के चुनाव में, जो TMC नहीं समझ पाई? क्योंकि बड़ा उलटफेर है। ज़्यादातर एग्जिट पोल ने कहा था इतनी सीटें आएंगी, बाकी एग्जिट पोल ज़्यादा सीटें नहीं दिखा रहे थे, जीत दिखा रहे थे, प्रचंड जीत नहीं दिखा रहे थे। तो TMC कहाँ चूक गई? क्योंकि मछली वाला मुद्दा TMC ने उठाया था सबसे पहले, चुनाव से पहले, कि भाई मछली बंद कर देंगे ये लोग। उसके बाद TMC ने बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया और बांग्ला का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने उसके बदले कहा, अमित शाह ने, कि बांग्ला बोलने वाला CM होगा, बंगाल का CM होगा। और जैसा आपने बताया कि अनुराग ठाकुर भगवे कपड़े में वहाँ मछली खाते हुए दिखाई दिए। तो फिर TMC चुकी कहाँ से? क्या बीजेपी का जो माइक्रो मैनेजमेंट था वो इतना स्ट्रांग था कि पेपर पे उन लोगों ने इस तरीके से काम किया कि TMC उसका मुकाबला नहीं कर पाई? देखिए, कई रीजन रहे। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जो आमतौर पर बहुत जल्दी बदलाव करने में यकीन नहीं रखता। जब पानी सिर से ऊपर उठता है तभी जो है बंगाल बदलाव करता है। आपने देखा होगा कि शुरुआत में 25-26 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। 77 में जब किसानों का मामला था और ख़ासतौर से ज़मीनों का मामला था, लेफ्ट ने किसानों को ज़मीन देने के नाम के, जो जोत रहा है वही ज़मीन का मालिक है, इस इशू को जब वहाँ पर लेफ्ट ने उठाया तो 77 में वहाँ की जनता ने लेफ्ट को सत्ता सौंपी। फिर 34 साल तक लेफ्ट शासन करता रहा। लेकिन जब मार काट और बहुत सारी, देखिए, जब कोई व्यक्ति लगातार सत्ता में रहता है, कोई पार्टी, कई बार वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगती है। तो जब जनता को लगा कि बस बहुत हो चुका, बंगाल बदहाली की राह पे है, तो फिर इसके बाद ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर के एक नई पार्टी बनाती हैं, TMC बनाती हैं। और 2006 और 2007 में जो है ये सिंगूर और नंदीग्राम, दो बड़े जो बड़े आंदोलन जो किए, किसानों के भूमि को लेकर के जो बड़े आंदोलन हुए, इसके बाद वहाँ पे जनता का एक जो है नया मैंडेट वहाँ पे खड़ा हुआ। और वो मैंडेट
टीएमसी की तरफ गया। 2011 में 34 साल बाद लेफ्ट को ममता बनर्जी ने सत्ता से हटाने में सफलता हासिल की। इसके बाद 15 साल हो गया। 15 साल में क्या है, देखिए जनता को ये पता चल जाता है कि 15 साल में किसने कितना दिया कितना लिया। जिस तरीके से बंगाल में कट मनी का खेल चल रहा था, आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे जो है वहाँ के लोग ये आरोप लगाते हैं कि जैसे गांव में, अगर बंगाल के किसी गांव में अगर आपको अपना घर बनाना होगा, सबसे पहले जो टीएमसी का वहाँ पे जो वर्कर होता है, स्थानीय वर्कर होता है, उससे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, कुछ पैसे आपको उसको देने पड़ेंगे। इसके अलावा गिट्टी कहाँ से लेना है, बालू कहाँ से लेना है, ईंट कहाँ से लेना है, वो बताएगा, उस दुकान से आपको लेना होगा। उसके पीछे क्या चलता है, चूंकि जो रीजनल पार्टियां होती हैं, इनकी जो फंडिंग होती है बहुत ज़्यादा, इनको फंडिंग तो उस तरह से मिलती नहीं है, तो ये क्या होता है, जनता से ही फंडिंग निकालने की कोशिश करती हैं। तो जब ऐसे लोकल जितने भी जिन दुकानों से वो लोग सामान खरीदवाते हैं, तो वही दुकान उस पार्टी को फंडिंग भी करते हैं। तो इस तरीके से अब जनता जो है, भाई अपना घर आपको बनाना है, आपको दुकान चलाना है, आपको टीएमसी को कट मनी देनी है। इसके अलावा आपने देखा होगा टीचर्स भर्ती का बहुत बड़ा स्कैम हुआ, उसमें एक मंत्री जो है भी फंसे, एक एक्ट्रेस भी फंसी थी, टीएमसी पे बहुत बड़ा आरोप लगा था। इसके अलावा एक चीज़ और थे, ममता बनर्जी 75 ईयर्स की हो गई। इस चुनाव में पहली बार ममता बनर्जी में वो जोशो खरोश नहीं देखने को मिला, आमतौर पर जिसके लिए वो जानी जाती थी। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा ममता बनर्जी जिस तरीके से पैरों में पट्टी बंधी हुई है और पूरा जो है विक्टिम कार्ड भी उन्होंने खेला और उन्होंने पूरा माहौल बदल दिया था, लेकिन इस बार ममता बनर्जी में वो जोशो खरोश नहीं दिखा। एक और ऐसा हो गया था उन्हें कि इस बार चुनाव में शायद एक क्या है, उनकी पार्टी के अंदर ही ये मैसेज चलने लगा था और जिसका जनता में भी संदेश चला गया कि हो सकता है कि वो अपने भतीजे को इस बार जो है कमान संभाल कर दें, जबकि भतीजे की वैसी स्वीकारता बंगाल में नहीं है। पार्टी के अंदर भी, पार्टी से बाहर जो लोग टीएमसी से कुछ छोड़ चुके हैं, वो भी इस बात को बार बार प्रचारित कर रहे थे कि 2026 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, वो भतीजे को आगे कर सकती हैं। तो पब्लिक को ये लगा कि देखिए, जो पब्लिक चुन रही थी वो ममता बनर्जी को चुन रही थी, उसे लगा कि हो सकता है कि अब तो ममता बनर्जी के भी दिन खत्म हो गए हैं। और इधर जिस तरीके से बीजेपी लगातार बीजेपी का वेश बढ़ रहा था, बीजेपी नए नए मुद्दे कर रही थी। और देखिए, ममता का सबसे बड़ा वोट बैंक क्या था, महिला वोट बैंक था। जिस तरीके से आरजी कर की घटना हुई, एक जो है वहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ रेप की घटना होती है और जिस शर्मनाक तरीके से राज्य सरकार ने उसको डील किया, उससे वहाँ की जो एक युवा महिलाएं थी, जो कॉलेज गोइंग लड़कियां थी, उनके अंदर एक डर पैदा हुआ, शासन प्रशासन के खिलाफ एक नकारात्मक उनके अंदर धारणा बनी। वहाँ से एक जो महिला वोट बैंक था वो उनका दरकना स्टार्ट हुआ। इसके अलावा आपने देखा वो 1500 रुपये का जो उन्होंने स्कीम चला रखी थी, जो खास तौर से ऐसी महिलाएं जो ग्रामीण इलाकों की महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए 1500 रुपये बहुत मायने रखते थे। तो बीजेपी ने उनके मन से ये डर निकाल दिया कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो आपको उससे ज़्यादा हम देंगे, 3000 देंगे। तो जो महिलाएं 1500 रुपये की वजह से वोट देती थी, उनके मन से बीजेपी ने डर निकाला, बल्कि हम आपको दोगुना देंगे। तो जो महिला वोट बैंक, इसी बीच आपने देखा होगा संसद खुलवाई जाती है नारी शक्ति वंदन विधेयक के लिए। इसका भी एक मैसेज गया कि भाई देखिए, बीजेपी जो है महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, लेकिन विरोधी दल जो दल हैं वो जो इसमें आड़े आ रहे हैं। तो महिला वोट बैंक जो सबसे बड़ी पूंजी ममता बनर्जी को हुआ करती थी, उसको बीजेपी अपने पाले में पूरी तरीके से मोड़ने में सफल हुई। इसके अलावा आप जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जैसे एक सीट पर, जैसे कि पिछले चुनाव में किन सीटों पे बीजेपी की हार हुई थी, कौन सी नज़दीकी मुकाबले में सीटें हारी थी, अगर 5000 वोटों से हारी गई सीटें हैं तो वो 5000 वोट कैसे लाए जाएं, ये भी आपको बता दूं कि जैसे 80,000 फुटबॉल वहाँ पे बांटे गए। जितने भी स्पोर्ट्स क्लब हैं वहाँ पे बच्चों को जो वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब से जुड़े बच्चे हैं उनको क्रिकेट किट देना, इसके अलावा स्पोर्ट्स किट देना, ये सब चीज़ें भी बीजेपी ने किया। तो हर स्तर से जो है बीजेपी ने पहले हर उस मिजाज को समझा, और बीजेपी ने जिस तरीके से सुनील बंसल को वहाँ पे उतारा, भूपेंद्र यादव उतारा, जो दो सबसे बड़े रणनीतिकार बीजेपी के हैं वो वहाँ पे थे। इसके अलावा जो है मंगल पांडे को भेजा गया और विप्लव देव को भी उनके सहयोग के तौर पे लगाया गया। तो ये जो चार, अमित मालवीय भी लगातार बंगाल के प्रभारी रहे थे, ये जो 4-5 लोगों की टीम थी, ये एकदम फुल टाइमर के तौर पे वहाँ पे डटे रहे। ऐसा नहीं था कि जैसे आमतौर पे क्या होता है कि चुनाव में जैसे चुनाव प्रभारी बनाती हैं पार्टियाँ, तो वो आते हैं वहाँ पैटर्न करके लौट आते हैं। ये लोग एकदम फुल टाइमर वहाँ पे कई महीनों से डटे रहे और रात दिन इन्होंने काम किया, रात दिन इन्होंने बूथ मैनेज किया। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ है गृह मंत्री अमित शाह का जो भूमिका है। गृह मंत्री अमित शाह दिन में वो रोड शो करते थे, दिन में वो सभाएं करते थे, और रात में वो मीटिंग्स लेते थे, कोर कमेटी की मीटिंग्स लेते थे। रात में 3 से 4 घंटे की उनकी मीटिंगें चलती थी। उसमें ये देखते थे कि हर जो बंगाल को उन्होंने 5 भागों में बांट रखा था, हर भाग में वो जाते थे। दिन में वो कैंपेनिंग करते थे, रात में उस कोर कमेटी की उस क्षेत्र की मीटिंग लेते थे। उस कोर कमेटी में होता था कि भाई जो है सभी लोग जो भी प्रभारी होते थे अपनी सीट की रिपोर्ट देते थे, कहाँ क्या गड़बड़ी है, कहाँ जो है क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं,
कौन सा नेता जो है ठीक से नहीं काम कर रहा है, या किसी दूसरी पार्टी के किसी नेता का सहयोग लेना है, या कोई ऐसा इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी है जो कुछ वोटों का बंदोबस्त करता है, उससे कैसे बात किया जाए, क्या सारी चीज़ें, संसाधन किस तरह से क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब सारी चीज़ों की समीक्षा होती थी और अगले दिन उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाता था। तो ये सब जो माइक्रो मैनेजमेंट है, ये चीज़ें जो है वो टीएमसी नहीं कर पाई। तो जिस मतलब अब स्वर्णिम की जो बात हो रही है, तो अब बीजेपी यहाँ से अब बंगाल जीत चुकी है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 ख़त्म किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले संसद में खड़े होकर ऐलान कर चुके थे कि अभी तो तीसरी बार ही है, अभी तो बाकी है हमारा आना। तो अब बीजेपी अब कहाँ यहाँ से आप देख रहे हैं, कहाँ जाएगी बीजेपी, अगर आप बीजेपी को इतने करीब से समझ रहे हैं तो? अब देखिए, दो ऐसे स्टेट थे जहाँ पे बीजेपी का फुटप्रिंट अगर देखा जाए तो एक समय 0 था, और वो दोनों राज्य जो है 2 साल के अंदर बीजेपी जीतने में सफल रही। 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ ही उड़ीसा को जीता, और अब 2026 में बंगाल को जीता। अब देखिए क्या है, आने वाले समय में जो अगले साल वो 5 राज्यों का चुनाव है। उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, सिर्फ पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है। अब जो है बीजेपी का लक्ष्य क्या है, वो जो है देखा जाए तो इन 4 राज्यों में वापसी का है, और जो 5वां राज्य है पंजाब, वहाँ पे जो है बीजेपी बहुत आक्रामक तरीके से, बीजेपी का लक्ष्य वहाँ पे पांव पसारने का है। लेकिन एक चैलेंज अभी ये है कि पंजाब में जो शहरी इलाका है, जो अमृतसर इलाका और वो सब बेल्ट है, वहाँ पे बीजेपी का होल्ड है, वहाँ पे बीजेपी जीतती रही है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, अभी भी जो सिख वोटर जो है वो अभी बीजेपी की स्वीकारता वहाँ पे नहीं बढ़ पाई है। तो अभी बीजेपी देखिए, अब ये तय होना है क्या बीजेपी वहाँ पे अकेले चुनाव लड़ेगी, या बीजेपी फिर से अकाली दल के साथ वहाँ पे चुनाव लड़ना चाहेगी। अभी इस पे निर्णय होना बाकी है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए अगर अब देखा जाए, देखिए साउथ में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार रह चुकी है, और दूसरा तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तमिलनाडु में बीजेपी ने इस बार कोशिशें की, लेकिन जो है बीजेपी को उम्मीद थी कि जो एनडीए को जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोटर सपोर्ट करेंगे वो टीवी को, विजय की पार्टी टीवीके को चले गए। तो वहाँ पे तो तमिलनाडु एक प्रकार से फिर बीजेपी जो है तमिलनाडु को लेकर के निराश हुई। लेकिन मुझे लगता है कि कर्नाटक के बाद अब बीजेपी की कोशिश जो है, जब आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, तेलंगाना जीतने का होगा, इधर 27 में पंजाब में अपना विस्तार करने का लक्ष्य होगा। तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बीजेपी अपनी कोशिश जो है, जहाँ पे बीजेपी कमज़ोर है, वहाँ पे बीजेपी अपना पांव पसारना जो है वो चाहेगी। जो विरोधी पार्टी के जो नेता हैं वो अब ये बात कह रहे थे कि जैसे अखिलेश यादव 37 सीट जीते और थोड़े नंबर जब कम हुए बीजेपी के, तो ये कहा जाने लगा, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कि अब दोनों गुजरातियों के जाने का वक्त आ चुका है दिल्ली से। अब क्या उस पर समीकरण आपको लग रहा है बंगाल जीतने के बाद? मतलब इस तरीके से बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा सभी राज्यों में, है ना, तमिलनाडु हारे लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद वहाँ पर भी है, तो अब क्या रणनीति रहेगी सबकी? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की बात है, 2024 का जो चुनाव था वो एक प्रकार से बीजेपी उसको हादसा मानती है। अब जैसे जिस तरीके से जब बिहार पहले बीजेपी ने जो है, बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जो एक समय जो है वो छोटे भाई की भूमिका हुआ करती थी, जदयू बड़े भाई की भूमिका हुआ करती थी। बीजेपी वहाँ पे अपने दम पे जो है मतलब कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल हुई। और इसके बाद बंगाल, मतलब जो असंभव सी चीज़ें दिख रही थी वो बीजेपी उसको संभव करते दिख रही है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के जरूर एक समय लग रहा था कि जब 24 के नतीजे आए तो लग रहा था कि कहीं बीजेपी के हाथ से यूपी फिसल ना जाए। लेकिन बंगाल की विजय के बाद से जिस तरीके से अब बीजेपी क्या जितने आक्रामकता से अब उत्तर प्रदेश में उतरेगी, एक जो मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें होती हैं ना, वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा देती हैं। तो जो कार्यकर्ता थोड़े से होपलेस हो चुके थे 24 चुनाव के नतीजे से, वो जरूर जो है इस बंगाल की विजय ने उनको रिचार्ज कर दिया होगा। और मुझे लगता है कि बंगाल का जो विजय है बंगाल की, उसका जो है लाभ उत्तर प्रदेश सहित जो 5 राज्यों के चुनाव में निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलेगा। दूसरी बात क्या है, देखिए चुनाव क्या होता है, परसेप्शन वार होता है। चुनाव को जो कोर वोटर होता है किसी पार्टी का, वो केवल बुनियाद बनाता है, लेकिन चुनाव को हराते और जिताते हैं फ्लोटिंग वोटर्स, ऐसे वोटर्स जो किसी पार्टी के समर्पित वोटर्स नहीं होते, लेकिन वो कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सी पार्टी जीत रही है, उधर वो बह जाते हैं। तो ऐसे में जो परसेप्शन वार है उसमें जब बीजेपी जीत रही है तो जाहिर सी बात है कि यूपी में जो स्विंग वोटर्स होंगे वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। तो ये जो मतलब अगर बंगाल चुनाव का जो नतीजा है उस पर अगर हम लोग एक सवाल और लें कि अमित शाह ने
5 ऐसी कौन से मतलब राजनीतिक चाल चली, क्योंकि उन्हें चाणक्य कहा जाता है, और राजनीतिक चाणक्य के तौर पे, क्योंकि आप उस दिन मुझसे कह रहे थे कि वो बंगाल में थे, अब पंजाब में खेला हो गया, ऐसे व्यक्ति से अगर आपकी लड़ाई हो, अगर आपका प्रतिद्वंदी हो राजनीति में, तो आप उसको कैसे देखेंगे? क्योंकि 2500 गुंडों को उन पे निगरानी रखी गई, माइक्रो लेवल जो मैनेजमेंट आप कह रहे हैं कि दिन में रैली करना, शाम में वहाँ पे कोऑर्डिनेट करना, इसके अलावा जो बात बाहर नहीं आ पा रही है, जो अमित शाह ने जो प्रयास किए, वो और कौन कौन से ऐसे पॉइंट रहे जहाँ पे टीएमसी से भारी चूक हो गई इस जीत में? मतलब जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो फेस है ना, अगर रणनीति के तौर पे जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, अमित शाह हैं, और उनके साथ कौन कौन लोग हैं और कौन कौन से प्रयोग हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कैप्टन होता है, कैप्टन की सबसे बड़ी खूबी होती है अच्छी टीम चुनना। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव के लिए सबसे जो पहला काम उन्होंने किया, अच्छी टीम उन्होंने लगाई। उन सभी लोगों को लगाया जो बंगाल में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उन्होंने अपने 2 सबसे प्रमुख, जो सबसे भरोसेमंद सिपासालार हैं, जो सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार हैं, जो परफॉर्मर रहे हैं अन्य राज्यों में, उनको वहाँ पे भेजा। जैसे भूपेंद्र यादव, एक कई राज्यों का उनका अनुभव है, भाई महाराष्ट्र और एमपी के प्रभारी रहे और प्रचंड बहुमत से उन्होंने जीत दिलाई। सुनील बंसल, जो यूपी में लगातार चाहे 17 का चुनाव रहा हो, चाहे वो 2022 का चुनाव रहा हो, यूपी जैसे राज्य को उन्होंने जिताया। उड़ीसा का प्रभारी रहते हुए उड़ीसा जैसे राज्य में भी शून्य से शिखर पे पार्टी को उन्होंने पहुंचाया एक रणनीतिकार के तौर पे, उनको भी वहाँ पे जो है बनाए। एक को सुनील बंसल, चूँकि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय ही उनको उड़ीसा, तेलंगाना और बंगाल का प्रभारी बना दिया गया था। फिर जब चुनाव आया बंगाल का, तो भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बना के भेजा गया। इसके अलावा जो है बिप्लब देब एक नए फेस रहे, जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे। पार्टी उनको भी लगातार तैयार कर रही है, नई नई जिम्मेदारियां देकर के। इससे पहले उनको हरियाणा के मोर्चे पर लगाया था, उनको भी सह चुनाव प्रभारी बना के भेजा। मंगल पांडे, वो भी एक अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं, बिहार के नेता हैं, बिहार के मंत्री हैं, उनको भी वहाँ पर भेजा। इसके अलावा आपने देखा होगा, जब इधर बीच में धर्मेंद्र प्रधान को भी वहाँ पे लगा दिया गया। एक तस्वीर बीच में सामने आई थी जिसमें भाजपा के सारे जो बड़े रणनीतिकार थे एक ही कमरे में बैठ करके वो कर रहे हैं। इसके अलावा करीब 9000 जो है, जो प्रवासी नेता हैं, जो दूसरे राज्यों के नेता हैं, ये पार्टी ने देखा कि भाई इनकी रिश्तेदारी है क्या। बहुत सारे ऐसे बीजेपी के जो है बिहार के नेता हैं, मान लीजिए उनका कुछ रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, बंगाल में रहते हैं। राजस्थान का कोई जैसे मारवाड़ी समाज का जो है लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तो राजस्थान के नेताओं को बुलाया गया मारवाड़ी समाज को लुभाने के लिए। इसी तरीके से कुछ साउथ इंडियन भी वहाँ रहते हैं, तो साउथ इंडिया के नेताओं को वहाँ पर लगाया गया। बिहार, यूपी से बहुत सारे लोगों के वहाँ पे पूर्वज पहले से बसे हुए थे, तो जिनका जो है रोटी बेटी का संबंध वहाँ पे रहा है। तो ऐसे ऐसे नेताओं को चिन्हित करके भी वहाँ भेजा गया है। भाई जैसे मान लीजिए यूपी हो गया, यूपी में जैसे लखनऊ से मान लीजिए कुछ लोग बसे हैं, तो ये देखा गया कि भाई लखनऊ के नेता को भेजा जाए। इस तरीके से जहाँ बंगाल में जिस वर्ग की कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के नेता, बाहर के नेताओं को भी वहाँ पर भेजा गया। ये हो गया। इसके अलावा जो तीसरा था, जो वार रूम गृह मंत्री अमित शाह ने बनाया, वो वार रूम था कि भाई जो 294 सीटें हैं, वहाँ का जो है हर सीट का जो इंचार्ज है, अगर उससे मान लीजिए कोई ज़रूरत है, तो तत्काल वो किसको फ़ोन, वो वार रूम में वो अपने जो है कंप्लेन दर्ज कराएगा, अपनी ज़रूरत बताएगा, और सीधे जो है वो ऊपर तक जाएगा मामला, और सीधे जो है उसका सॉल्यूशन होगा। वार रूम से रियल टाइम सॉल्यूशन की व्यवस्था उन्होंने की। इसके अलावा आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो बीजेपी मुख्यालय है, यहाँ पे एक राष्ट्रीय महासचिव है तरुण चुग। इनका काम क्या होता है, जितने भी स्टार प्रचारक रहते हैं, स्टार प्रचारकों, इसके अलावा जिसे राज्यों में जब चुनाव होता है, वहाँ से नेताओं की डिमांड आती है कि भाई योगी को कब कोई प्रत्याशी योगी जी को जो है बुलाने की मांग कर रहा है, कोई देवेंद्र फडणवीस को बुलाने की मांग कर रहा है, कोई गृह मंत्री अमित शाह की रैली चाहता है, कोई प्रधानमंत्री की रैली चाहता है। तो ऐसे जो डिमांड्स आ रही हैं, जिस सीट के नेता क्या डिमांड कर रहे हैं, उसको नोट करना और वैसे स्टार प्रचारकों की व्यवस्था करना, ये सब मॉनिटरिंग करना, तो पूरा एक जैसे कलेक्टिव अप्रोच था चुनाव लड़ने में। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए नैरेटिव बिल्डिंग क्या है। दिल्ली से लेकर के, दिल्ली से भी टीम वहाँ पे भेजी गई नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो है, तो वहाँ पे देखिए हर सीट का मिजाज अलग अलग है। तो तमाम जैसे जो वहाँ पे घटनाएं हैं, उन घटनाओं को आधार बना करके बांग्ला भाषा में जो है गाने क्रिएट करना, पोस्टर्स क्रिएट करना, ये सब जो है नैरेटिव बिल्डिंग किया। इसके अलावा जो है जो विधानसभा सीटें रहीं,
जैसे वहाँ पे ए बी सी डी कैटेगरी की सीटें बांटी गई। ए कैटेगरी की वो सीटें रही जो बीजेपी पहले भी लगातार वो जीत रही है। बी कैटेगरी में यह था कि उससे कठिन सीट हो गई, या सी कैटेगरी में और कठिन सीट हो गई। डी कैटेगरी में ऐसी सीटें जो बीजेपी कभी नहीं जीत सकी है। तो क्यों नहीं जीत सकी है, क्या हम उसको जीत सकते हैं? जिन सीटों को लगा बीजेपी कभी नहीं जीत सकती, बीजेपी ने उसको छोड़ दिया, वहाँ पे अपनी एनर्जी ही नहीं लगाई। लेकिन जिन सीटों पे बीजेपी को लगा 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार वोट, 30 हज़ार वोट हमको व्यवस्था करके हम जीत सकते हैं, पार्टी ने वहाँ पे पूरी जो है अपनी ताकत झोंक दी। और यही वजह है कि जहाँ जहाँ जो है कम अंतर की सीटें, जैसे 57 सीटें पिछली बार ऐसी थी जहाँ पे हार जीत का 10 हज़ार से कम अंतर था, तो बीजेपी ने वहाँ पे 10 हज़ार वोट का जो है जुगाड़ करने की कोशिश की। ये भी देखा कि भाई वोटर लिस्ट में उन विधानसभा सीटों की जो वोटर लिस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ पर फर्जी मतदाता है। तो उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं, बूथ लेवल वर्कर को किया कि भाई जितने भी फर्जी वोट हैं वो कटाए जाएं, चाहे SIR के माध्यम से हो, चाहे नए वोटर्स जोड़े जाएं, वो सब व्यवस्था किया। और यही वजह है कि जो सीटें आप देख रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं है कोई अचानक से लहर चली और इस वजह से दिया। उसके पीछे बहुत भारी जो है ग्राउंड वर्क है। ममता बनर्जी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं मानता हूँ बीजेपी की मेहनत है। तो इसके अब जो बंगाल के चुनावी नतीजे आए हैं, जो सबसे बड़ा इलेक्शन है बीजेपी के लिए, वो इलेक्शन यूपी का है। और यूपी में अखिलेश यादव का नारा है कि PDA है ना, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के आधार पे बाबरी मस्जिद का भी जिक्र इस सवाल में होगा। पश्चिम बंगाल में लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी का खाता ही 70-65 के आसपास से खुलेगा। अब वो क्या हुआ, अल्पसंख्यक के नाम पे, यानी कि मुसलमानों के नाम पे क्या कोई पार्टी सरकार भारत में नहीं बना सकती? आसाम में हिमंता का एग्जाम्पल, बंगाल में ममता बनर्जी का एग्जाम्पल, आने वाले टाइम पे क्या अखिलेश के साथ भी यही होने जा रहा है? और इसके साथ ये भी जोड़िएगा कि अगर बाबरी मस्जिद के नाम पे बंगाल में सियासत हुई तो उसका क्या हुआ, और अब बाबरी का क्या होगा? एक वक्त था कि 2014 से पहले ये माना जाता था कि पार्टियां 80% वोट बैंक को नज़रअंदाज करके चलती थी। उन्हें लगता था कि 20% वोट बैंक हमने हासिल कर लिया तो बाकी हिंदू आ ही जाएंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन 14 में प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी का देश की राजनीति में आगमन हुआ तो उन्होंने ये दिखा दिया कि जो ये 80 बनाम 20 है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। पहली बार जो है बगैर अल्पसंख्यक वोटों के भी सरकार बनाया जा सकता है। अब देखिए, इसके बाद यह था कि तब भी लोगों का यह था कि ठीक है तो देश का मामला है, इसमें चल जाता है, लेकिन असम आप जीत के दिखा दीजिए, बंगाल आप जीत के दिखा दीजिए, बिहार आप जीत के दिखा दीजिए, जहाँ पे 20 पर जैसे बंगाल में हो गया भाई 27 से 30% वहाँ पे वोटर हैं। असम में भी जो है बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने, अब चाहे इसको आप पोलराइजेशन कर लीजिए, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर 25 से 30% मुस्लिम अगर एकजुट होकर के वोट करते हैं तो आप उसको सांप्रदायिक होना नहीं कहते हैं, आप उसको पोलराइजेशन नहीं कहते। लेकिन अगर हिंदू एकजुट होकर के वोट कर देते हैं तो आप इसको पोलराइजेशन कहते हैं। ये दोहरा अर्थ क्यों? क्या पोलराइजेशन सिर्फ अगर हिंदू एकजुट होकर के वोट करते हैं क्या सिर्फ पोलराइजेशन यही है? पोलराइजेशन तो उधर भी हो रहा है। और जब अगर जाहिर सी बात है कि भाई न्यूटन का नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, जाहिर सी बात है। तो अब जैसे बंगाल चुनाव में एक मिथ था कि भाई देखिए ममता का जो मीटर है वो तो 27 से 30% वोटों से स्टार्ट होता है, बस 10-15% उनको हिंदू चाहिए, वो जीत जाती हैं। लेकिन बीजेपी ने, मैंने वही कहा, बीजेपी ने डी कैटेगरी में वो सीटें चिन्हित की कि जिन पे कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसको जीत ही नहीं पाएंगे। बीजेपी ने गिव अप कर दिया। लेकिन बाकी जो चीज़ें, मान लीजिए 294 सीटें हैं, बीजेपी ने मान ली कि भाई 70-80 सीटें हम नहीं जीत सकते, तो हमको क्या है 200 सीटों में खेलना है और उसी 200 सीटों में जान लगा देनी है। और आप देखिए जो है, आप देखेंगे कि भाई वही है हाल है, 90-94 सीटें ममता बनर्जी जीत रही हैं जो अभी फिलहाल के रुझान आए हैं, और बीजेपी वहाँ पे 198 सीटें करीब अभी तक जो जिस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे जीतती दिख रही है। तो इसका मतलब ये है इस दौर में कि आप 20%, 25%, 30% की अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो खुद ही आप अपनी पिच सकरी कर ले रहे हैं। आप दूसरी पार्टी को तो 80% में खेलने का मौका दे रहे हैं। तो ये जो अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स है ये है, इसके दिन चले गए हैं। मतलब जो PDA का जो नैरेटिव यूपी में सक्सेस हुआ 24 में, वो अब नहीं काम आने वाला है अगर इस नज़रिए से देखें तो। अगर देखिए, अगर बंगाल जैसे राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी 190 पार जा सकती है तो उत्तर प्रदेश में तो जो है 27 से 30% का तो मामला नहीं है, कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे तो फिर जो है अगर अखिलेश यादव ये अल्पसंख्यक और ये वो सारी चीज़ें वो बात करेंगे तो जाहिर सी बात है क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। जो जितनी वो बात करेंगे हिंदू वोटर उसी तरीके से एकजुट होगा।